प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना भारतीय राज्य व्यवस्था का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें मैंने आपको पिछली बार बताया था पिछले व्याख्यान में कि हम भारत सरकार अधिनियम 1919 का एक्ट किन परिस्थितियों में और कैसे लागू किया गया था, उस एक्ट में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या 1901 या भारत शासन अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी, तो किन पृष्ठभूमि में लागू किया गया था, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो अधिकतर विशेषताओं पर चर्चा हम पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको 1919 का एक ये भारतीय शासन अधिनियम की जो शेष व्यवस्थाएं रह गई थी हमारे पिछले व्याख्यान में, उन शेष व्यवस्थाओं के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। तो विद्यार्थियों, ये तो आपको पता है कि भारत सरकार अधिनियम 1909 भारतीयों की स्वशासन की मांग पूरी करने में असमर्थ रहा था और जो सांप्रदायिक आधार पर उस समय मतदान प्रणाली अंग्रेजों द्वारा लागू की गई थी, उससे राष्ट्रवादियों को स्वतंत्रता आंदोलन को अधिक उग्र करने के लिए प्रेरणा मिली और 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम की जो विशेषताएं थी, उन विशेषताओं का एक बार मैं आपके सामने आप लोगों को पुनः स्मरण कराना चाह रही हूँ। जैसे इसके पहली विशेषता थी कि केंद्र में अधिसंवैधानिक विधायिका की स्थापना की गई थी, केंद्रीय विधानसभा को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाया गया था और प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन अथवा देश शासन की स्थापना की गई थी और सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार किया गया था। और इंग्लैंड में इस अधिनियम द्वारा एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, जो भारत सरकार के एजेंट के रूप में हाई कमिश्नर काम करता था। इसे भारतीय खजाने से वेतन दिया जाता था। ये इन विशेषताओं का मैं भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत पिछले व्याख्यान में आप लोगों के सामने चर्चा कर चुकी हूँ। अब जो शेष विशेषताएँ थी 1919 के अधिनियम की, भारत शासन अधिनियम, उन शेष वो कौन सी विशेषताएँ थी, उसकी आज हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, जो 1919 का अधिनियम था उसके द्वारा भारतीय प्रांतों में विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया था और केंद्रीय व्यवस्थापिका को ब्रिटिश भारत के समस्त लोगों, न्यायालयों, स्थानों और वस्तुओं के संबंध में कानून बनाने और प्रांतीय विधायिका को अपने निर्वाचन क्षेत्र के अधीन कानून बनाने और बजट पारित करने का अधिकार भी इस अधिनियम के तहत दिया गया था। गवर्नर जनरल और गवर्नरों को 1919 के अधिनियम के तहत विशेषाधिकार दिए गए थे और 1919 के अधिनियम के तहत ही एक नरेश मंडल की स्थापना की गई थी, जिसका प्रधान वायसराय होता था। तो 1919 के अधिनियम की ये सभी विशेषताएं थी। अब ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि 1919 का जो अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को स्वशासन प्राप्ति के लिए संतुष्ट करने के लिए दिया गया था, वो अधिनियम वास्तव में कितने मायने में सफल रहा और असफल रहा तो क्यों सफल रहा। तो सबसे पहले 1919 के भारतीय शासन अधिनियम का भारतीय जनमानस पर या भारतीय राज्य व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो विद्यार्थियों, जो 1919 का अधिनियम था उसको हम पूर्व व्यवस्था से आगे वाला अधिनियम कह सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा मताधिकार में विस्तार हुआ और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली प्रारंभ हुई थी। इसी के साथ साथ जो इस भारतीय शासन अधिनियम 1919 था, उसके द्वारा भारतीयों को आंशिक रूप से राजनीतिक सहभागिता का अवसर मिला और भारत सरकार और शासन का भारतीयों को अनुभव 1919 का अधिनियम के द्वारा हुआ। तो भारतीय जनमानस पर 1919 का अधिनियम का क्या प्रभाव पड़ा। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि 1919 का अधिनियम लागू करने का जो प्रयास किया गया, तो 1919 के अधिनियम के क्या क्या दोष थे, क्या क्या कमियां थी। तो पहला इसका दोष था कि केंद्र में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार का अभाव था, क्योंकि केंद्र सरकार पूरी तरह से अनुत्तरदायी थी और इसके द्वारा पृथक मताधिकार को सुदृढ़ किया गया और प्रांतों में द्वैत शासन को लागू करना एक जटिल और उलझन भरा कार्य था और इसने केंद्र में कार्यपालिका को बिल्कुल निरंकुश बनाए रखा। तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 का भारतीयों को उस रूप में अधिक लाभ नहीं मिल सका जिस महत्वाकांक्षा या जिस अपेक्षा के साथ अधिनियम को लागू करने का प्रयास
किया गया था। उस 1919 के अधिनियम के तहत ही 1 अप्रैल 1921 को द्वितीय शासन प्रणाली दायर के सिस्टम प्रारंभ किया गया, जो अप्रैल 1 1937 तक द्वैध शासन व्यवस्था चलती रही। इस द्वैध शासन प्रणाली में मंत्रियों का विधान परिषद और गवर्नर के प्रति दोहरा उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया, विषयों का दोषपूर्ण विभाजन किया गया था और महत्वपूर्ण और वित्त संबंधी मामलों को आरक्षित विषयों के रूप में रखा गया। मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव रहा, जिसके कारण कि द्वैध शासन प्रणाली त्रुटिपूर्ण और अव्यावहारिक रही। इसी कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1919 के अधिनियम को निराशाजनक और असंतोषप्रद कहा था और सुभाष चंद्र बोस ने भी 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में लिखा कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने जनता के लिए नवीन बंधन गढ़ लिए। यानी कि 1919 का अधिनियम भी क्या था, भारतीय जनता को नई दास्ता में जकड़ने का एक प्रयास था। अब विद्यार्थियों, अगले व्याख्यान में मैं आपको द्वैध शासन व्यवस्था क्या थी, क्योंकि 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू करने का प्रावधान किया गया था। तो द्वैध शासन व्यवस्था क्या थी, द्वैध शासन व्यवस्था किन मायनों में सफल रही और इसके अगर वो असफल रही तो इसके असफलता के कारण क्या थे। यह द्वैध शासन व्यवस्था वास्तविक रूप में भारतीय जनता की राजनीतिक महत्वाकांक्षा या राजनीतिक सहभागिता को प्राप्त करने में सफल रही है, असफल रही। इस व्याख्यान की चर्चा मैं आपको अगली कक्षा में आपके साथ करूँगी। धन्यवाद।